नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बड़े भाई के साथ अपनी पत्नी को देखकर पति को आया गुस्सा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विनोद, तूने ये क्या किया? माल पहुंचाया नहीं और पैसा भी रख लिया। कंपनी वालों का लगातार फोन आ रहा है। इस तरह से व्यापार नहीं किया जाता है। तूने मुझसे झूठ बोला और चंद पैसों के लालच में इतना बड़ा छल कर दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जब माल था ही नहीं तो ऑर्डर क्यों लिया? अब मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? सुधीर चिंतित हो रहा था और विनोद के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। अच्छा, मुझे वो पैसे वापस कर दो जो तुमने लिए थे। मैं उस कंपनी में वापस कर दूंगा और माफ़ी मांग लूँगा। वो पैसे तो, विनोद हिचकिचाते हुए बोला, वो तो मैं कल ही जुए में हार गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सुधीर ये सुनकर अपना धैर्य खोने लगा। आखिर हजारों की नहीं लाखों की बात थी। पिताजी ने कितनी मेहनत से ये व्यापार खड़ा किया था। लोगों का इस पर पूरा भरोसा था और विनोद ने उसी साख पर धब्बा लगा दिया है। सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और ये सब कैसे हो गया। बैंक में भी अब इतना पैसा नहीं बचा था और इतना माल तैयार करने में अभी महीना भर लगेगा। उसके पैसे का ब्याज भी बहुत लग जाएगा और कंपनी वाला रुकेगा भी नहीं। कहीं ये ना हो कि वो कोर्ट केस कर दे। इसके लिए ये ही दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ। काश उस दिन इसके लाए कागज़ पर मैं हस्ताक्षर नहीं करता। मीटिंग की जल्दबाजी में मैंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मामला तो सुलझाना था। सुधीर ने अपनी पत्नी से बात की। रागिनी ने सलाह दी कि हम बहुओं के जेवर ऐसे ही रखे हुए हैं, उन्हें हम बैंक में रखकर उससे कर्ज ले सकते हैं और जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम उन्हें छुड़ा ही लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुधीर को समझ आई और उसने वैसा ही किया। विनोद एक लालची प्रवृत्ति का इंसान है जिसे बस पैसों से मोह है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपने दोस्तों के संग पार्टी करना, जुए और शराब में पैसा उड़ाने का शौक रखता था। वही सुधीर उसके विपरीत धैर्यवान, समझदार और सात्विक गुण वाला था। वो ऑफिस से घर और घर से सीधा ऑफिस जाता था। सुधीर की पत्नी रागिनी भी उससे खुश रहती थी और वो भी सरल स्वभाव की थी। वही विनोद की पत्नी रेखा बहुत दुखी रहती थी। विनोद के ना घर पर आने का कोई वक्त था, ना ही रात को सोने का। कई बार तो वो घर ही नहीं आता था। सोमनाथ जी ने अपने छोटे बेटे विनोद को कई बार समझाया था कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे और अपनी पत्नी और बच्चों को संभाले, उन्हें खुश रखे, पर विनोद किसी की नहीं सुनता था। सोमनाथ जी ने अपने व्यापार का सारा करता धरता सुधीर को ही बना रखा था, क्योंकि सुधीर का आचरण भी सही था और वह अपने पिताजी की बात भी मानता था। बचपन से ही सुधीर शांत स्वभाव वाला और विनोद उग्र स्वभाव का था। दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता था, पर हाँ, सुधीर को भी विनोद की चिंता लगी रहती थी। वो समय समय पर उसे सुधरने की सलाह देता था, जिसे विनोद सुनता तो था पर उसकी बात भी जरा नहीं मानता था। सोमनाथ जी घर पर ही रहते थे। अब उनकी उम्र हो चली थी और उनसे ज़्यादा भागदौड़ी नहीं होती थी। घर पर रहकर वो व्यापार का हिसाब भी कभी कभी कर ही लिया करते थे। विनोद को भी कह रखा था कि ये सब बुरी आदतें छोड़कर वो अपने काम में मन लगाए। रेखा भी एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, जिसके पिता पर पहले ही 3 लड़कियों का भार था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने रेखा की शादी विनोद से कर दी। सोमनाथ जी को एक आशा थी कि शायद विनोद शादी के बाद सुधर जाएगा, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। व्यापार का सारा भार सुधीर पर ही था। विनोद केवल दिखावे के लिए ऑफिस जाता था और थोड़ा बहुत काम करके निकल जाता था। सुधीर को भी कई बार ये चीज़ अखरती थी। इतना बड़ा व्यापार था, उसे संभालने के लिए सुधीर काफ़ी नहीं था। माल मंगवाना, माल की जांच करना, पैसों का हिसाब करना, माल को दुकानों पर भेजना, बहुत से काम थे।
ये काम तो सब कर्मचारी करते थे, पर कर्मचारियों पर नज़र रखने के लिए भी तो कोई चाहिए था। वो तो मीटिंग और बाकी ऑर्डर्स लेने और उन्हें पूरे करने में व्यस्त रहता था, और नीचे के कर्मचारी कई बार थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर लेते थे। पिताजी, विनोद ऑफिस में अच्छे से काम नहीं संभाल रहा है। इतने लोगों को एक साथ मेरा संभालना मुश्किल हो रहा है। आप उसे कुछ समझा दीजिए। रेखा भी वहीं पर खड़ी थी। वो भी बोल पड़ी, पिताजी, मैंने भी MBA किया है। मैं क्या आपके व्यापार में मदद कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई भी काम में आ जाएगी और भैया जी का काम भी हल्का हो जाएगा। विनोद ने तो जैसे ना सुधरने की कसम ले रखी है। हो सकता है मैं रोज ऑफिस जाऊं तो वो भी आना शुरू कर देंगे। सोमनाथ जी पहले तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने बात की, गंभीरता समझी और सभी पहलुओं पर विचार किया। उन्हें रेखा की बात भी सही लगी। बाहर के आदमी को लाखों रुपए सैलरी में देने से अच्छा है कि घर की बहू ही ऑफिस संभाल ले। फिर रेखा पढ़ी लिखी थी और उसे सारी जानकारी भी थी। नया काम होगा पर रेखा वो भी अच्छे से सीख लेगी। रागिनी भी यही चाहती थी कि रेखा घर पर बैठकर देवीर जी के आने का इंतजार करती है और रोज़ दुखी होती है। इससे अच्छा है कि वो अपने काम में व्यस्त रहेगी। अगले दिन विनोद सो रहा था। रेखा ने बच्चों को नाश्ता टिफिन देकर स्कूल भेजा और खुद भी तैयार होकर सुधीर के साथ ऑफिस चली गई। विनोद उठकर रेखा को आवाज़ लगाता ही रहा। जब कमरे से बाहर आया तो उसने हर जगह अपनी पत्नी को देखा तो वो नहीं दिखी। एक कप चाय मिल सकती है? वो चिल्लाया तो रागिनी चाय लेकर आई। ये रेखा कहाँ चली गई? कामचोर है, अपने पति को एक कप चाय नहीं दे सकती। कब से मैं चिल्ला रहा हूँ। तेरी पत्नी कामचोर नहीं है, वो काम पर ही गई है। अब तुझसे तो काम होता नहीं है तो उसने तेरा काम खुद के सिर पर ले लिया है। वो सुधीर के साथ ऑफिस में ही गई है, शाम तक आएगी। तुझे तो अपनी आवारागर्दी और बुरी आदतों से समय ही नहीं मिलता है कि तू ऑफिस जाकर कुछ काम करे। पिछली बार ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया था। सोमनाथ जी बोलकर अपने कमरे में चले गए। विनोद पीछे पीछे गया। पिताजी, आपने उसे ऑफिस क्यों भेज दिया? अब घर की औरतें बाहर जाकर काम करेगी। आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पता है ऑफिस में कैसे कैसे लोग होते हैं। विनोद की बात सुनकर सोमनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हाँ पता है, बस मेरे ऑफिस में तेरे जैसे लोग नहीं होते हैं, बाकी सब तरह के होते हैं। पिता की बात सुनकर विनोद सकपका गया। आज उसका मन नहीं लग रहा था। उसने दोस्तों से मिलने का मन बनाया। उन्हें होटल में भी बुला लिया। वहाँ सब तरह की सुख सुविधाएं थी, आराम था, पर उसका मन भी बेचैन था। उसने सीधा रेखा को फ़ोन किया पर रेखा ने फ़ोन नहीं उठाया। अब उसके दिमाग में 10 बेफिजूल की बातें आने लगी। उसने अपने सुधीर भैया को भी फ़ोन लगाया, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। वो सीधा कार लेकर भागा तो बाहर गार्ड ने उसे रोक दिया कि आप कमरे में नहीं जाए। रेखा मैम और सुधीर सर दोनों व्यस्त है। विनोद रुका नहीं और कमरे में चला गया। वहाँ का नज़ारा देखते ही वो हड़बड़ा सा गया। रेखा प्रेजेंटेशन दे रही थी और सुधीर और बाकी कर्मचारी उसे देख रहे थे। विनोद कमरे से बाहर की ओर आ गया, फिर वो घर चला गया। आज विनोद रेखा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात को कमरे में वो रेखा पर चिल्लाया कि वो इस तरह रोज ऑफिस ना जाया करे। बाहर 10 तरह के लोग होते हैं, घर की बहुओं को इस तरह जाना शोभा नहीं देता है। रेखा भी बोली, अच्छा मुझे काम करना शोभा नहीं देता है और आपको इस तरह घर के बेटे को क्या शोभा देता है? अपने बड़े भाई के साथ चंद पैसों के लालच में छल करना, पिताजी के व्यापार पर धब्बे लगाना और उनकी साख बाजार में गिरा देना। आखिर घर के बेटे को ये सब शोभा देता है? कितना आश्चर्य होता है। मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने आपको और भैया को खुद ही पाला और आप दोनों की परवरिश की, पर भैया अपने घर काम पत्नी के प्रति कितने समर्पित है और आपको सिर्फ अपने दोस्तों बुरी आदतों से मतलब है। घर परिवार ऑफिस पत्नी और बच्चों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। विनोद, मैं ऑफिस अपने लिए नहीं जाती हूँ। आपने जो बड़े भैया के साथ छल किया है, उन्हें धोखा दिया है,
इतना बड़ा नुकसान किया है, बस उसी की पूर्ति के लिए जा रही हूँ। अपनी काम वाली रमाबाई का पति भी ऐसा है, काम पर नहीं जाता है, जुए और शराब में सारा पैसा उड़ा देता है। रमाबाई को घर परिवार चलाना है, इसीलिए वो काम पर आती है। मैं भी इसलिए ही ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मेरा पति काम नहीं करता है और उसकी पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं अपने और बेटी की परवरिश मुफ्त में ही ना करूं। जब मैं काम कर सकती हूं तो क्यों नहीं करूं? विनोद रात भर सोचता रहा, आखिर उसे आज अपनी पत्नी की बातें इतनी क्यों चुप रही है। वो कमरे से बाहर आ गया और ऊपर छत पर चला गया। वो रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के आगे वो दिन वो साल घूम रहे थे जब वो स्कूल में था और माँ की अचानक से मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वो कितना अकेला हो गया था। वो अपनी माँ का सबसे ज़्यादा लाडला था। माँ उसके आगे पीछे होती रहती थी, उसके लिए खाने की मनपसंद चीज़ें बनाती रहती थी। माँ की गोद उससे छीन गई थी। उसकी जिद पूरी करने वाली माँ अब नहीं रही थी। स्कूल में वो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाया। घर में कितनी ही आया रखी गई, पर वो उसकी माँ जैसी नहीं थी। वो उन पर गुस्सा करता था और किसी की बात नहीं मानता था। सुधीर बड़ा था और उसने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगा लिया था। पिताजी अक्सर सुधीर भैया की तारीफ करते थे तो वो अपने भैया से चिढ़ने लगा था। कॉलेज में आया तो वो दोस्तों की बुरी संगत में पड़ गया, घर के पैसे उड़ाने लगा और उसे जुए की बुरी लत लग गई। रागिनी उसकी भाभी बनकर घर पर आई तो भैया भी व्यस्त हो गए। वो और भी अकेलापन महसूस करने लगा। पिताजी भी उसके लिए चिंतित थे और सुधीर भी उससे बात करने की कोशिश करता था, पर विनोद अब अपनी एक अलग दुनिया में खो गया था। विनोद के चर्चे सभी को पता थे। कोई भी उससे शादी को तैयार ना हुआ, पर सोमनाथ जी ने मध्य वर्गीय परिवार की लड़की रेखा को चुना ताकि शादी के बाद हो सकता है विनोद में कुछ बदलाव आए। पर विनोद की आदतें वैसे ही रही। वो पत्नी को सबके सामने डांट देता था, जब देखो चिल्लाने लगता था। उसने रेखा और अपनी बेटी को कभी प्यार और सम्मान नहीं दिया था। आज रेखा की बातों से वो अंदर तक हिल गया। उसने अपनी तुलना घर की कामवाली रमाबाई से कर दी थी। उसने कुछ सोचा, सुबह होते ही वो तैयार हो गया। जहाँ वो कभी कभार ही जाता था, उसने वहाँ पर रखी कुछ फाइलें देखी जो अधूरी पड़ी थी, महीनों से जिन्हें छुआ नहीं गया था। उसने घंटी बजाई और बाकी कर्मचारी को बुलाया। उसने काम की जानकारी ली और फाइल पूरी करके अपने बड़े भैया के केबिन में चला गया। भैया, अधूरी फाइलें मैंने पूरी कर दी है, आप इन्हें अच्छे से देख समझ लीजिए और पूरी पढ़कर ही अच्छे तरीके से हस्ताक्षर कीजिए। सुधीर का मुंह खुला रह गया। रातों रात अपने छोटे भाई में ये परिवर्तन देख सुधीर को बहुत ही अच्छा लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका और पिताजी का काफ़ी दिल दुखाया है। माँ तो हम दोनों को छोड़कर गई थी, पर मैं ही गलत रास्ते पर चला गया था। अब ये बुरी लत में छोड़ने का प्रयास करूँगा। सुधीर ने अपने भाई को गले लगा लिया। विनोद ने अपने भाई और पिताजी से वादा किया कि वो मन लगाकर काम करेगा। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगी। अब आप और भैया वहाँ है तो मेरी क्या ज़रूरत है? रेखा बोली, तुम्हारी ज़रूरत हर जगह है, इस घर को, मुझे और ऑफिस को भी। तुमने कितने अच्छे से सारा काम संभाल लिया था, आगे भी तुम ही संभालोगी। विनोद ने प्यार से कहा। रेखा बहुत खुश थी। आखिर कैसे भी करके उसका पति सही रास्ते पर चलने तो लगा। पाठकों, परिवार में हर रिश्ते की बड़ी अहमियत होती है। अपने ही भाई के साथ छल करना, पिता की जिम्मेदारी ना निभाना और पत्नी का अपमान करना एक अच्छे पुरुष के लक्षण नहीं होते हैं। परिवार में सबका ध्यान रखकर चलना चाहिए और बुरी संगत, बुरे दोस्तों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए।